नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। जाति की गिनती ये सिर्फ आंकड़ों का सवाल है या फिर आने वाले वक्त की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा? क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस ने जाति गणना को लेकर केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जनगणना का मौजूदा स्वरूप उसे स्वीकार नहीं है और अगर देश में जातियों की सही संख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन की वास्तविक तस्वीर सामने लानी है तो जाति की पहचान दर्ज करने का तरीका बिल्कुल साफ होना चाहिए। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जात पूछी जाएगी या नहीं, सवाल ये भी है कि जात पूछी कैसे जाएगी। दरअसल कांग्रेस ने जाति गणना को लेकर एक नया मोर्चा खोलते हुए ओपन एंडेड सवाल के तरीके पर आपत्ति जताई है। पार्टी का तर्क है कि अगर लोगों से उनकी जाति का नाम खुले तौर पर पूछा जाए और जवाब दर्ज करने का तरीका स्पष्ट नहीं होगा तो अलग अलग नाम, उपनाम और स्थानीय पहचान के कारण आंकड़ों में गड़बड़ी की संभावना बनी रहेगी। कांग्रेस चाहती है कि जातियों और समुदायों की पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया ऐसी हो जिसके बाद में आंकड़ों की सही तरीके से वर्गीकृत किया जा सके और देश की सामाजिक तस्वीर का सटीक आकलन हो सके। कांग्रेस ने तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण भी सामने रखा। पार्टी का कहना है कि इन राज्यों में अपनाए गए तरीके से सीख लेते हुए जाति की पहचान और सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज करने की प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। अब यही मुद्दा सिर्फ जनगणना का नहीं रह जाता बल्कि सीधे राजनीति के मैदान में पहुंच जाता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेजा है और इसके बाद सियासी टक्कर शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार ओबीसी आबादी की हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि अगर यहां कंसेंस में एससी और एसटी के लिए अलग से जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था हो सकती है तो ओबीसी के लिए स्पष्ट और विस्तृत जानकारी जुटाने पर सवाल क्यों होना चाहिए। कांग्रेस का सीधा सवाल है कि एससी एसटी का कॉलम है तो ओबीसी का क्यों नहीं है। अब इस सवाल के पीछे सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति या फिर इसके पीछे एक बड़ा इलेक्टोरल कैलकुलेशन भी है और इसे समझना जरूरी है। देश की राजनीति में ओबीसी वोटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों में ओबीसी समुदाय की संख्या और उनकी राजनीतिक ताकत चुनावी नतीजों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में जाति की सही संख्या सामने आने का मतलब सिर्फ एक आंकड़ा सामने आना नहीं होगा, बल्कि इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के साथ आरक्षण को लेकर भविष्य की बहस को भी नई दिशा मिल सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार यहां पर सामाजिक न्याय के बड़े मुद्दे के तौर पर इसे पेश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि अगर सरकार के पास ये साफ आंकड़े ही नहीं है कि किस जाति की आबादी कितनी है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, तो फिर नीतियां किस आधार पर बनाई जा रही हैं। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अलग अलग मौकों पर यह तर्क सामने आता रहा है कि जाति आधारित आंकड़ों का इस्तेमाल और उनकी प्रक्रिया बेहद संवेदनशील विषय है। यानी सरकार और विपक्ष के बीच असली टकराव अब सिर्फ जाति गिनने को लेकर नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि जाति की पहचान और आंकड़ों को किस तरीके से दर्ज किया जाए। और इसी बहस में आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ जाता है। अगर जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत डेटा सामने आता है तो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग और तेज हो सकती है। खासकर ओबीसी के भीतर अलग अलग समुदायों को मिलने वाले लाभ को लेकर कोटे के अंदर कोटा, यानी यहां एक बड़ी बहस इस पर भी छिड़ जाएगी। ऐसे में जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद ये सवाल और बड़ा हो सकता है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में किन समुदायों तक पहुंच रहा है और किन समुदायों को अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि क्या जाति गणना सिर्फ सामाजिक न्याय का औजार बनेगी या फिर चुनावी राजनीति का हथियार भी। कांग्रेस पर बीजेपी अक्सर आरोप लगाती रही है कि विपक्ष कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए वोट बैंक को साधना चाहता है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जाति की वास्तविक संख्या और सामाजिक स्थिति जानना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है। यानी एक तरफ डेटा चाहिए कि मांग है,
और दूसरी तरफ डेटा की राजनीति का आरोप है। अब सवाल यहाँ असदुद्दीन ओवैसी से भी है, उनको लेकर भी उठ रहा है कि जाति जनगणना और ओबीसी प्रतिनिधित्व की बहस में ओवैसी और उनकी पार्टी लंबे समय से पिछड़े मुस्लिम समुदायों और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब जाति की गिनती को लेकर इतनी बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है तो ओवैसी का रुख क्या है? क्या वह इस बहस को किसी दिशा में ले जाएंगे? क्योंकि ओबीसी और मुस्लिम पिछड़े समुदायों की राजनीति का सवाल भी इस पूरे मुद्दे से अलग नहीं है। असल में जाति गणना का असर सिर्फ यहाँ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर जाति की संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत डेटा सामने आता है तो आने वाले समय में सरकारी योजनाओं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की नीतियों पर बहस का आधार भी बदल सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को सिर्फ एक मांग के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में बड़े सवाल के तौर पर उठा रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सिर्फ जाति जनगणना जब शुरू हो गई, जब ये पूरा खेल शुरू हो गया है, कार्यक्रम शुरू हो गया है, अब ये नई चीज लेके आई है और ओबीसी की ही चिंता क्यों है? सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में तो बाकी सब लोग आते हैं, सवर्ण भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सब आते हैं। फिर ओबीसी को ही लेकर ये सब रार क्यों मची है? जरा पहले बयान सुनिए, फिर इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे आखिर कांग्रेस का खेल क्या है। देखिए, जाति आधारित जनगणना का फैसला सर्वसहमति से, सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बट बीजेपी की राजकीय इकाई ने पूर्णतः इसमें अपना समर्थन दिया था, साथ दिया था। प्रधानमंत्री जी की सोच जाति आधारित जनगणना को लेकर रही है। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इसके बारे में कमिटमेंट दिया है कि हम लोग करा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई है, फॉर्म अगर आप देखेंगे उसमें इन तमाम कैटेगरीज को डाला गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसको ऐसे नहीं डाला गया, इसको वैसे नहीं डाला गया। अब हर चीज विपक्ष सोचे कि भाई वर्ड टू वर्ड आपके हिसाब से होगा, नहीं होगा। जाति आधारित जनगणना का होना मैं और मेरी पार्टी इसलिए जरूरी मानती है क्योंकि कई बार कई योजनाएं उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास जातियों के सही आंकड़े होना जरूरी है ताकि राशि का आवंटन उस आधार पे किया जा सके, नीतियों का निर्माण उस आधार पे किया जा सके। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े सरकार से मांगे जाते हैं जो कि लंबे समय से अधिकृत आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है। एक लंबे समय के बाद जाति आधारित जनगणना हो रही है। मुझे लगता है हर किसी को इसमें सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान देना चाहिए। हर चीज में कमी ढूंढना विपक्ष का यही एकमात्र काम रह गया, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है और प्रधानमंत्री को तुरंत फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाति जनगणना जो आप फरवरी 2027 में कराने वाले हैं सभी राज्यों में, उसको सही ढंग से ईमानदारी से कराइए, धोखेबाजी मत करिए। बहुत हो चुका है धोखा और विश्वासघात। किस विषय में कर रहे हैं? ये वन नेशन वन इलेक्शन बता रहे हैं। कांग्रेस का एक नेगेटिव एजेंडा है। कांग्रेस कभी भी देश के विकास से संबंधित विषयों में और देश के हित में कांग्रेस ने कोई आज तक निर्णय किया नहीं। उनका एजेंडा समाज में नकारात्मकता है, निगेटिविटी है और उस निगेटिविटी का उनका इतिहास है। देश की जनता, प्रदेश की सब जानती है और हमें देश के हित के लिए काम करने के लिए जनता ने चुना है।
हमारे पास बहुमत है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की जनता ने तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया है और हमारा एजेंडा है, हमारे कमिटमेंट है, हम सरकार उसे हमारी पूरा करें। जी हाँ, तो अब अलग अलग तर्क यहाँ दिए जा रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये कांग्रेस की ओर से तर्क दिया जा रहा है, जबकि जाति जनगणना का खेल शुरू हो चुका है। ये मामला अब धरातल पर जारी है और सर्वसम्मति से इस पर चर्चा होने के बाद जाति जनगणना कराने की तैयारी की गई थी और अब जब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तब जाकर कांग्रेस ने इस पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में जातियों की सही संख्या आखिर कितनी है, कौन सा समुदाय कितना बड़ा है, किसकी सरकारी नौकरियों और संस्थानों में कितनी हिस्सेदारी है और सबसे अहम कि क्या यहाँ जाति जनगणना में कोटे के अंदर कोटे के जरिए क्या स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्या इस पेच को और फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाति की गिनती सिर्फ जनगणना में एक एंट्री भर नहीं है, ये आंकड़े आने वाले वक्त की सियासत, आरक्षण और सामाजिक न्याय की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। धर्मेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी हमारे भाई मौजूद हैं। आलोक जी का बहुत स्वागत है। और जैसे मेहमान और बाकी जुड़ेंगे उनसे भी आपको रूबरू करा देंगे। आलोक जी, अब तो जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, फिर ये नई चीज आ गई। अब बताया जा रहा है कि ओबीसी की जाति और बताओ, उसकी जाति जाति अलग अलग लिखो। ये क्या खेल है और क्यों ये पेच फंसाने की स्थिति है? जब सब सदन में चर्चा हो गई, सारी चीजें हो गई, पहले सरकार इस बात के लिए तैयार भी हुई कि हम जाति जनगणना कराएंगे, अब जनगणना शुरू हो गई तो नया खेल आ गया। अब सुनील भाई, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या करना चाहते हैं। उनके प्रवक्ता होंगे तो और स्पष्टता बताएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सब्जी आलू टमाटर की बनेगी, लेकिन आलू कैसे कटेगी वो भी हम ही तय करेंगे, काटने वाला सरकार नहीं तय करेगी। यानी कांग्रेस विपक्ष में रह के भी सत्ता पक्ष का रोल क्यों निभाना चाहती है? अगर आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, जाति जनगणना हो रही है 2011 या इसके पहले भी जितने बार भी जनगणना हुई है उसमें भी कभी कांग्रेस ने 2011 में भी कराई थी जाति जनगणना। हालांकि जाति जनगणना की संख्या देख करके वो डर गई थी, पर उसके बाद उसने कहा कि जाति जनगणना की इतनी बड़ी मात्रा होने के बाद, इतनी जातियां होने के बाद अगर हम इसे ओपन करते हैं तो भारत में सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा। ये कांग्रेस का उस समय का मानना था और उसने जातीय जनगणना के डेटा ओपन नहीं किए। यही कांग्रेस सरकार थी, सत्ता में थी। अब उसके बाद 11 से 24 तक आते आते पता नहीं कितना पानी बह गया, फिर वो जाति जनगणना की बात करने लगे। वो पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात मांग करे, मैं सहमत हूं भाई, ये केंद्र में बहुत कम रहे और मेन पार्टी के रूप में नहीं रहे, सहयोगी पार्टी के रूप में रहे। कांग्रेस पार्टी ने देश के शासन में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। अगर उसे जातिवाद से, जाति जनगणना से, सामाजिक न्याय से इतना सरोकार था, तो जब वो 2/3 बहुमत के साथ में थी, किस आदमी ने उनका हाथ रोक लिया था? जिस तरह से सब्जी पकाना चाहते थे, आलू काट के, छील के, छोटी छोटी करके, बोटी बोटी करके, आप जैसे जाति जनगणना करवा सकते थे। आपने जाति जनगणना करवाई नहीं, 2011 में करवाई तो ओपन नहीं की। आपकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना ओपन करने की, कि देश में सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, जातियां आपस में लड़ जाएंगी। जी, आपके नेताओं ने ये तक कहा दबे जवान। अब आप अचानक सामाजिक समीकरण, अचानक सामाजिक अन्याय, सामाजिक न्याय की बात, फिर जाति जनगणना। नहीं आलोक भाई, सामाजिक समीकरण और सामाजिक न्याय और ये तमाम जो बातें हो रही हैं उसमें हम, आप, धर्मेंद्र भाई, प्रदीप सिंह नहीं आते हैं? हम लोग नहीं आते क्या, या बाकी लोग नहीं आते हैं? मुसलमान नहीं आते हैं? सुनील भाई, नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय देना है तो सबको दीजिए ना, फिर सिर्फ ओबीसी क्यों? नहीं, सवर्णों को क्या जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ? उनके साथ तो अन्याय होना चाहिए। सवर्णों को सामाजिक न्याय क्या? उनको तो जो है जाति मुसलमान की भी गिननी चाहिए। फिर 1.5 लाख सवर्णों के साथ जाति तो मुसलमानों की भी गिननी चाहिए ना, उस पर कोई नहीं बोल रहा। कैसे गिनोगे? उसमें कांग्रेस को बुरा नहीं लगेगा। अगर आप मुसलमानों की जात गिनोगे कांग्रेस बुरा मान जाएगी। मुसलमानों में जाति कहां होती है, ऐसा कांग्रेस कहती है। मुसलमानों में 72 फिरके होते हैं ना, वो भी नहीं मानना भाई। 72 फिरके भी नहीं मानना, 72 जातियां भी नहीं माननी।
मुसलमानों में जो ओबीसी और जनरल और वो भी नहीं, तो वो भी छोड़िए आप, वो कैसे आप अच्छा तो, वो आलोक भाई फिर आलोक भाई फिर वो क्या है कि पसमानदा मुसलमान किसी शेख के यहाँ जाकर भोजन भी नहीं कर सकता है, वो दरवाजे पर नहीं चढ़ने देता पसमानदा मुसलमान को, वो क्या है? सुनील भाई आप किस तरह की बात करते हैं? आप मुसलमानों में जातिवाद ढूंढ रहे हैं, देश की सामाजिक सौहार्द को आप बिगाड़ना चाहते हैं, बकौल कांग्रेस। आप मुसलमानों में तो आप उंगली मत करिए, आप मनुस्मृति पे बात करिए, कुरान पे नहीं कर सकते, बाइबल पे नहीं कर सकते, राहुल गांधी की जात नहीं पूछ सकते, जिसका बाबा पारसी हो वो कैसे ब्राह्मण हो गया ये नहीं पूछ सकते आप सिर्फ हिंदुओं की बात करिए, सवर्णों की बात करिए, सवर्णों को गाली दीजिए, तभी सामाजिक न्याय होगा। यही है कांग्रेस राहुल गांधी की रणनीति, इसे देश जितनी जल्दी समझ जाए। जी, आरक्षण का जो मसला है, आरक्षण तो कहीं जा नहीं रहा। जातिगत जनगणना की मांग धर्मेंद्र भाई आप लोग लंबे अरसे से कर रहे थे, सरकार ने आपकी बात मानी, शर्माते, कार्यक्रम शुरू हो गया, सारी तैयारी हो गई, बड़े फलक पड़ चुके। ये मामला है, ऐसा तो है नहीं जाके के वोटर लिस्ट का है तो वह ठीक है, वोटर लिस्ट है, जातिगत जनगणना वाला मामला है और जातियों को पता ही है भारत में क्या है स्थिति। अब नई चीज आ गई है, लेटर लिख दिया, बोले हम इसे स्वीकार ही नहीं करें, मानेंगे ही नहीं। इस पर तो हमें पहले से ही संदेह है। ये बात अब याद आ रही है आपको, चूंकि आपकी आप सहयोगी पार्टी है आपकी कांग्रेस में, इसलिए पूछ रहा हूं, बाकी तो जगदीश मीना जुड़ेंगे तो वो जवाब देंगे, लेकिन आप इस पक्ष में हैं। जी नमस्कार सुनील जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए उनका स्पष्ट कहना है कि ये कोई धारा नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई की आधारशिला है, ये बुनियाद है। और हमारे नेता का स्पष्ट मानना है, और आप अगर हमारे इतिहास में जाएं तो हमारे मिंटो राम मनोहर लोहिया जी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जब थी तो उस समय भी कहते थे, पिछड़ों के हक की बात जब उठाते थे तो कहते सन सोपा ने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। ऐसा उनका मानना था, या जो आंकड़ा रहा होगा कि पिछड़ों की संख्या 60% है, तो जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी, हक और सम्मान की बात करते थे। समाजवादी पार्टी की मांग स्पष्ट है कि हर जात की गिनती हो, हर जात की गिनती हो, हर समुदाय की गिनती हो, उसकी हर समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन हो, और उसके हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी हो उसके हिसाब से उसको हक और सम्मान और सब जगहों पर उसके स्टेक को देना सरकार सुनिश्चित करे। ये तो सिंपल सा सवाल है। देखिए, अगर ओबीसी की एग्जैक्ट संख्या किसी जनगणना में नहीं आएगी तो फिर जो सामाजिक न्याय की बात करना बेमानी हो जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का अगर मसला होगा तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर आपको मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना होगा, मुसलमान ज्यादा हैं आपसे, ओबीसी का मामला रहेगा। ये लोकतंत्र है। हाँ, नहीं, ये लोकतंत्र है, किसको बनाना होगा किसको नहीं बनाना होगा ये नहीं। फिर तो आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना सर, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी तमाम सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, जो सामाजिक पिछड़ापन है, हाँ। अभी भी देखिए, आलोक जी बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान सुन रहा था, आलोक जी जानते होंगे, अभी भी ये तो अभी गांव की बात में नहीं करूंगा, तमाम बड़े नेताओं के जाने पे मंच धुलवाने लगते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब निकले मुख्यमंत्री कार्यालय से तो गंगा जल पवित्र हुआ, और कन्नौज में सपत्नी के उन्होंने एक मंदिर में दर्शन कर लिया तो उन्होंने कहा यह पवित्र हो गया। तो ये अब हमको खुलवाइए मत मुंह कि गाँव में भी क्या स्थिति है। तमाम हमारे हिंदू धर्म के तमाम दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए लोग अलग बर्तन रखते हैं। अभी भी चारपाई खटिया पर आलोक जी जानते होंगे कि नहीं बैठने देते। और तो और आप सबके घर में दूध पिला रहे हो, आप सबको दूध पिला रहे हो भैया, आप सबको घी मक्खन खिला रहे हो, पनीर तक पहुंचा रहे हो, और कह रहे हो हमें बैठने नहीं देते। नहीं सुनील जी इसी समाज में विसंगति है। अब आप विषयांतर कर देंगे, मैं कड़ा शब्द बोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। देखिए, ये है जो सच है उसको स्वीकार करिए। क्या मंदिरों में जाने पर अभी भी तमाम ये समस्याएं हैं जो मैंने कहा, स्पेसिफिक उदाहरण दिया, और दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। और प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को या तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाए, वो अलग विषय हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तो इसका स्पष्टीकरण तो राष्ट्रपति जी ने दे दिया था, इसका स्पष्टीकरण तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने बता दिया था, और बाकी लोगों ने भी बताया, बड़े लोगों ने। फिर ये कैसे मान लें कि भाई इस वजह से नहीं बुलाया उन्हें?
अब आप मानिए न मानिए, जो सही मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं अभी भी समाज में विसंगतियां हैं। जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ापन जिसकी बात होती थी, वो सामाजिक रूप से जातीय आधार पर उनको पीछे अवसरों से वंचित किया गया। और ये तमाम जो देखिए अभी पिछले दिनों आपने कहा, फिर वही मैं कह रहा हूं विषयांतर होगा, मनुस्मृति के कुछ श्लोक भी कहते हैं कि किन वर्गों को पूरा अधिकार नहीं है, क्या करने की छूट नहीं है, और क्या करने पर उनके साथ किस तरह का दंड करना चाहिए। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, वो पढ़े होंगे चूंकि में कुछ श्लोक हैं। ये गलत बात है। आलोक जी नहीं, आलोक जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुरान में कोट कर रहे हैं तो कुरान और बाइबल भी कोट करिए, ये बस हिपोक्रेसी मत करिए सर। आलोक जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुरान में क्या है 2 महीने कुरान के बारे में भी बताइए। सुन तो लीजिए आलोक जी, मुसलमानों को ऐसा है जैसे अगर मानते क्या सर आप? अब ये तो मैं सिर्फ आपसे प्रश्न कर रहा हूं, वही क्या हुआ। मुसलमान भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है? अब सुन तो लीजिए, है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पिछड़ेपन के लिए कुरान में जो लिखा हुआ है कि जो काफिर है उनकी हत्या कर देना चाहिए, यानी सारे हिंदुओं की हत्या अगर तेज बोल के आवाज दबाना चाहते हैं, नहीं तेज बोल के दबा नहीं, मैं जवाब मैं भाई जो जवाब कहती है काफिरों की हत्या कर देनी चाहिए, इस पर कुछ बोलेंगे सर आप? मैं ये प्रश्न, अरे सुन तो लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ, जब बोलने देंगे तब तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा है, दोनों दो चीजें हैं। देखिए पहली बात तो इस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो भारतीय है और भारतीयता के साथ ओतप्रोत है, उसको रहने की लिबर्टी है, पहनने की लिबर्टी, खाने की लिबर्टी, जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उसको हम रोक सकते ना आप। दूसरी बात, अगर आलोक जी जो है रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े जाए तो ये सवाल नहीं उठता कि प्रदीप भी चोरी किए, पहले उनको पकड़िए तब हमसे सवाल करिए। अगर कुरान में कोई कमी है तो इस्लाम को जानने वाले उनसे समाज मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कुरान को कोट करने के लिए। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, सनातन है वो भारत का अगर अंग है तो उनकी पुस्तक में लिखा है कि आलोक पांडे की गर्दन कटनी चाहिए। हिंदू होने के नाते, दूसरों होने के नाते मेरी हत्या होनी चाहिए। क्या आप इस बुराई को स्वीकार करते हैं? नहीं करते तो कोट करिए कि गलत है। अब कुरान में कहा गया 2 महिलाओं की गवाही इज इक्वल टू 1 पुरुष की गवाही, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? आप पहले नहीं बोलते, चुप रहते हैं। पहले अपने आंगन की गंदगी साफ करने को आप देखिए, सब पूछ करके दूसरे घर में सुन्नत पे आप चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। मुसलमानों को आप भारतीय नहीं मानते, आप मुसलमानों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं मानते। नहीं धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड धर्मेंद्र भाई, आलोक जी एक सेकंड, अगर आपके आंगन में एक सेकंड, है तो पहले वो साफ करेंगे। धर्मेंद्र भाई एक सेकंड, आलोक पांडे जी रुक जाइए। धर्मेंद्र भाई, पहले तो आप समाजवादी पार्टी को प्रेजेंट करने के लिए यहां बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है, ना कि ये कि आपका निजी तो हम जानते हैं, आप कलेजे पे हाथ रखेंगे तो फिर कहेंगे कि क्या कहां कौन सी पार्टी में फंस गया, हालांकि वो अलग विषय है। समाजवादी पार्टी दूसरा, अभी समाजवादी पार्टी से बंधे हो पता है, लेकिन धर्मेंद्र भाई हम भी जान रहे हैं कि दिल में क्या क्या गदर उठ रहा है, ज्वार भाटा। अब रुक जाइए, एक सेकंड सर, सामाजिक न्याय की जब बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी तो बाकी लोगों को कहां फेंक दोगे? ये कौन सा सामाजिक न्याय है भाई? एक मंच पर सब लोग बैठे हैं और कह रहे हैं सामाजिक न्याय 2 लोगों को है, 4 लोगों को नहीं है। सुनील जी, अरे सुनिए, तो पहले तो जो सवाल आपने उठाया समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंट करने, बिल्कुल बैठा हूं। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, कोई धार्मिक संगठन नहीं है। वो प्रवचन करने जा रही है, हम समाज के अंदर सबको लेके साथ चलने की बात करते हैं। और जब हम जातीय जनगणना की भी बात कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो जिसकी तो सबकी क्यों नहीं होनी चाहिए धर्मेंद्र भैया? सबकी जाति जनगणना हमने मान लिया, सबकी जाति की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए सर? हम कहाँ कह रहे हैं सबकी गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? पौरुष प्रदीप सिंह आलोक पांडे को बाहर कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं सबके सम्मान की बात हो, लेकिन जिनको ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा घोषित कर दिया गया, अवसरों की उपलब्धता उनको समान नहीं हुई, जो दशकों से, भैया एक सेकंड धर्मेंद्र भाई, ठीक है, मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप भाई, जो लोग दशकों से आरक्षण की मलाई चाप रहे हैं, जो लोग ये अवसरवादी जो बता रहे हैं धर्मेंद्र भाई के, उनको ये सब कर दिया वो सब कर दिया, उन लोगों ने लंबे अरसे से जो मलाई चापी है आरक्षण के नाम पर, अब वो लोगों को पीछे हटना चाहिए। अब बाकी जिन लोगों को लाभ नहीं मिला आरक्षण का, रुक जाइए धर्मेंद्र भाई,
जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला अब उनको लाभ मिलना चाहिए, इस बात में कोई रजामंद नहीं। और जब सामाजिक समरसता की बात आएगी तो मुसलमान कहां जाएगा, सवर्ण कहां जाएगा? फिर तो सबकी करा लो, क्या समस्या है? अरे सुनील जी, भाई आप पास पहुंचे हैं ना, धन्यवाद समय देने के लिए, थोड़ा लंबा इंतजार कराया आपने। सर आप पहले ये बताइए, ये आपका जो प्रश्न है ये इंडी गठबंधन या उनके सहयोगी दलों के एजेंडे में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है? सवाल का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। ना वहां कहां फिट हो रहा है? वहां हमने कहा हिस्सेदारी की बात आई, हिस्सेदारी की बात आई। भैया एक सेकंड प्रदीप भाई, हिस्सेदारी की बात आई कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। न देश के उस व्यवस्था पर एलओपी रह पाएंगे और न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खेमे में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे अगर हिस्सेदारी की बात होगी तो। वहां मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना होगा सपा को, और वहां कोई दलित क्यों नहीं एलओपी बनेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बनेंगे एलओपी? फिर राहुल गांधी कौन है? पारसी हैं। अरे सर, और पारसियों की संख्या कितनी है देश में? अरे दत्तात्रेय ब्राह्मण है, दत्तात्रेय ब्राह्मण है, आप कहीं ऐसा ना हो कि केस दर्ज हो जाए। सर मुझे चिंता है आपकी, आप वो पारसी बोल रहे हैं। अरे भाई हमारा भाई हम किस कैटेगरी में आएंगे? एक सेकंड प्रदीप भाई, हम किस कैटेगरी में आएंगे ये हमारे दादा परदादा तय करेंगे, हमारे पिताजी तय करेंगे या हमारी नानी तय करेगी? प्रदीप सिंह। अरे सुनील भाई, आप तो ना कांग्रेस वालों को इमोशनल करने का मौका दे देते हैं। आप ऐसे कठोर सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस वाले इमोशनल हो जाएंगे। अब आप बोले पहले भैया, नेटवर्क समस्या है। ये देखिए, ये आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथी की आपत्ति बात कोई अवसर देते नहीं कि कुछ बोले, लेकिन बीते 55 इतने सालों में कांग्रेस जब शासन में रही तो ये सवाल तो किसी ने नहीं पूछा और ना ही इसकी जरूरत समझी गई। इसकी जरूरत तो तब समझी जाती है ना जब वो विपक्ष में आ गए। जब वो विपक्ष में आ गए तब उनको पता लगा कि सामाजिक समरसता भी जरूरी है। अब सर जी एक प्रश्न मेरा शुरू का था कि जब उनका शासन था तो इनको सामाजिक न्याय चाहिए या सुविधाजनक जातीय आंकड़े चाहिए अपने चुनाव के फेवर में करने के लिए? तो अगर इस प्रश्न का जवाब कोई दे देगा तो बाकी सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। 2011 में जो इन्होंने आंकड़े जुटाए थे उस समय कुछ नहीं दिखाई दिया। उस समय तो एक टर्म जो आजकल यूज होता है पसंदा मुसलमानों के लिए, वो चलन में ही नहीं था। वो तब सामाजिक समरसता इनको नहीं चाहिए थी। तब तो केवल अपनी सुविधा के अनुरूप आंकड़े चाहिए थे जिसके हिसाब से ये काम कर सके। 2004 से 9 और 9 से 14 की जो चुनाव हुए थे, 2009 वाले चुनाव को आप कभी ध्यान से देखिए सर, कांग्रेस ने जो पश्चिमन उस समय किया था वो किस प्रकार से किया था, इस पे एकदम सन्नाटा मार जाते हैं। उसके बाद जब आप इनसे बात कर लीजिए, एनडी गठबंधन में किसी से बात कर लीजिए, तो जितने सारे सवाल आपने इनसे पूछे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं के पत्रकार अगर ये सवाल अखिलेश जी से कर दे तो ये जाति पूछने लग जाते हैं, ये धमकी देने लग जाते हैं, अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम ये हो वो हो, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं की दवाई इन पे कोई आजमाता है तो इनकी गिग्गी बच जाती है, इनके सारे फॉर्मूला गायब हो जाते हैं, कांग्रेस गोलपोस्ट बनने लगती है। और मैं तो कहता हूं सर, सुनील जी आप देखिए, ये बार बार ये बात कहूंगा, अभी चुनाव आने वाला है, तब तक थोड़ा सा चर्चा इस पे भी हो जानी चाहिए थी कि क्या अखिलेश जी अपनी फेवरेबल सीटें मांग रही है उसको देंगे चुनाव में अगर गठबंधन करते हैं तो, और वही समझ में आ जाएगा कि सामाजिक समरसता या जातीय जनगणना का लाभ किस प्रकार से कौन लेना चाहता है। जी ठीक। आलोक भाई, कहीं बाहर जाते हो, भूख प्यास लगती है, एक सेकंड, केवल भ्रम की राजनीति ठीक है प्रदीप जी, कहीं बाहर जाते हो भूख प्यास लगती है, कहीं ढाबे होटल कहीं रुकते हो दुकान पर, पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है, तब हम तुम्हारे यहाँ पानी पिएंगे ढाबे पर? नहीं पूछते हो ना। एक वो चलन आया था कि शिवरात्रि पर वो कावड़ के समय आप लोग, चूंकि कुछ छद्म लोग ऐसे थे जो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मूर्ति लगाकर और ये सब कह रहे शिव ढाबा, और अंदर वहां कर रहे थे वही चिकन मटन वाला खेल।
तो उस पर आपत्ति जताई थी लोगों ने। लेकिन हम कभी ये तो नहीं पूछते, किसी गांव देहात में जाकर हमें प्यास लगी, किसी नल का पानी पीना होगा, कि भाई आप किस जाति के हो तो हम पानी नहीं पिएंगे। हम कहां खड़े हैं इस देश में? क्या यह सत्य नहीं, इस देश में कितने राजा रहे जो पिछड़ी जाति में आजकल जो समायोजित कर दिए गए हैं, ओबीसी में कर दिए गए हैं, वो राजा नहीं थे? वो ठाकुर के कुएं में पानी नहीं पी पा रहे थे? ब्राह्मण उन्हें दर्शन नहीं करने दे रहा था? क्या तमाशा है ये? आलोक भाई, मैं बोलूं सर जी। सुनील जी, भगवान कृष्ण आज की डेट में अगर होते तो ओबीसी होते। अगर भगवान कृष्ण होते तो आज की डेट में ओबीसी होते। तो क्या उनके साथ शोषण हुआ था भगवान कृष्ण के साथ? उस समय तो क्षत्रिय थे, आज की डेट में ओबीसी होते। तो क्या भगवान कृष्ण शोषणकारी थे? भगवान कृष्ण ने भी शोषण किया था, क्योंकि उस समय के वो क्षत्रिय थे। आज के तथाकथित पिछड़े होते, तथाकथित लगा रहा हूं, जो भगवान हो, जो क्षत्रिय हो, वो कैसे पिछड़े हो सकते हैं? चलिए अब पिछड़े की बात करते हैं। जो आज पिछड़े हैं, उसने भारत का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसको राजा बनाने वाला कौन था? एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ने एक पिछड़े के बच्चे को, जो भैंसे चराता था, गाय चराता था, पिछड़ा भी था और गाय भी चराता था, ये भी नहीं था कि पैसे वाला था, अति पिछड़ा, अति गरीब, उसको भारत का सबसे बड़ा एम्पायर मिल गया। किसने बनाया? एक ब्राह्मण ने। उसके बाद कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने शोषण कर डाला। अब एक नारा आ रहा है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी संख्या भारी, दुनिया भर का ये नारा डेमोक्रेसी में कैसे सेट होता है? ऑटोक्रेसी में सेट होता है। डेमोक्रेसी कहती है हर एक व्यक्ति, चाहे वो राहुल गांधी की जाति का, पारसी ही क्यों ना हो, धर्म का, लेकिन उसके साथ इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो ऑटोक्रेसी घोषित करिए इस देश को। इस देश को लोकतंत्र मत कहिए। अगर इस देश में जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर जो जितने ज्यादा है, तो मुसलमानों को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, पारसियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ईसाइयों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर क्यों मिलता है उनको? क्यों विशेष अधिकार दिए गए मुसलमानों को? भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 29-30। क्यों हिंदुओं को कब अधिकार है अपने धर्म को मानने का? मेजोरिटी को कब अधिकार एक्सपेंशन करने का, अपनी कल्चर को आगे बढ़ाने का कब अधिकार है इस देश में? माइनॉरिटी से, हमें माइनॉरिटी से कब अधिकार है हमारे धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने का, अपने स्कूल कल्चर और धार्मिक सांस्कृतिक स्कूलों को खोलने का कब अधिकार है? हमारी जो मनुस्मृति के हमारे अधिकार थे वो हमसे छीन लिए गए और हिंदू को कोड बिल लाया गया। मुसलमानों से पूछा गया जवाहरलाल नेहरू से, बोलते नहीं, उसमें हम नहीं करेंगे, उनमें सहमति जब होगी। मुस्लिम कोड बिल आज तक नहीं आया। इस देश, लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है, अधूरा बोलते हैं, आधा सच है। ये देश संविधान और शरीयत से चलता है। शरीयत भी को भी संविधान में हिस्सा दिया गया। तो इसलिए जो इस तरह की बात आज कर रहे हैं कि बस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा बोकस है। डेमोक्रेसी में ऐसे फर्जी नारों का हक नहीं है। हर वो व्यक्ति, चाहे उसकी कितनी भी कम संख्या ना हो, क्यों ना हो, उसके साथ कोई भी भागीदारी का इनजस्टिस आप नहीं कर सकते। अगर रियल डेमोक्रेसी आप मानते हैं, लोकतंत्र का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता शासन में, प्रशासन में। इसलिए नहीं कि आपकी इतनी भागीदारी तो इतने लोग होंगे, और अगर होंगे तो भारत की पार्लियामेंट में पहले लिखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर उस जाति का होगा, उस धर्म का, जो जिसकी संख्या इतनी होगी। नहीं, मैं एक अच्छी बात है, विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है ओबीसी को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है, और समाजवादी पार्टी भी उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। हम तो इतना चाह रहे हैं धर्मेंद्र भाई से कि धर्मेंद्र भाई सिर्फ ओबीसी ही क्यों, सामाजिक समरसता तो सबके साथ होनी चाहिए ना। चाहे उसमें 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और लग जाए, एक बार हो जाना चाहिए, बार बार ये टंटाई खत्म हो। हाँ सुनील जी, हमने क्या कहा? हमने कहा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर जात की गिनती हो और हर समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन हो जनगणना में, और उसके हिसाब से पॉलिसी बने कि किसकी इसकी हिस्सेदारी और समान अवसर की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के साथी को जब हम कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, जब पीडीए की बात करते हैं, पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती। भाई हम तो अवसर और उसमें समान, हम प्रधानमंत्री पद का रिजर्वेशन कराने के लिए थोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। भाई हमारे पांडे जी बहुत विद्वान। आप मानते हैं धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड, फिर अपनी बात कंप्लीट करिएगा धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड, आप मानते हैं कि मुसलमानों की भी जाति की जनगणना होनी चाहिए?
सुनील जी, ऐसा अगर देखिए संविधान सम्मत व्यवस्था है, अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर वहां जातियां हैं तो कराइए, हमें क्या आपत्ति है। हाँ। हम क्या कह रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे दलित जाने जा रहे हैं, कितने लोग हैं, कौन है, पूरी संख्या उसी नहीं तरह है वहां पे OBC की भी 72 फिरके हैं, उनमें भी बिरादरी है, जो अभी उनमें भी जातियां हैं। भैया धर्मेंद्र भाई, आप तो पूरा प्रदेश घूमते हो, देश घूमते हो। आप लेके आइए ड्राफ्ट, हम उस पर क्या उसका डिबेट रखिए। नहीं, उसका ड्राफ्ट हम लेके आए, उसका ड्राफ्ट हम लेके आए भैया। आप देखिए विषयांतर नहीं, भारतीय सरकार में जो है बताइए, विषयांतर मत करिए। आज ओबीसी की बात हो रही है, संख्यक बात हो रही है, अगर उसमें भी हैं जातियां पिछड़े हैं, शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तमाम आए तो क्यों नहीं लागू करते, करना चाहिए। उनको भी मुख्य धारा में अधिकार है उनको आने का, वो भी संविधान सम्मत, तो सारे अधिकार जो हमें उनको भी है, वो भी देश के नागरिक है। हम जब बात कर रहे हैं तो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे साथी आलोक जी कह रहे थे कि देखिए आपने मिस कर दिया, खैर वो आ गए थे कि मनुस्मृति की बात कर रहे थे। मनुस्मृति क्या समस्या यही है, पिछड़ों में आरक्षण के लगातार लाभ की बात आप करें। भाई क्रीमी लेयर ऑलरेडी पिछड़ों में लगा ओबीसी में, कोई नौकरी करने वाला, एक सम अमाउंट से ज्यादा पाने वाला, वो शाहनी बनाम को 92 का आप वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ लीजिए, उसमें ऐसा नहीं कोई एक ही परिवार लगातार पाया जा रहा है। उसमें अखिलेश यादव, जिसकी जो ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि लालू यादव और अखिलेश यादव परिवार का आरक्षण क्यों जाए, वो लोग बिल्कुल नहीं लाभ पा रहे। उसमें है ऑलरेडी क्रीमी लेयर, एक बार में एक परिवार को लाभ मिल रहा है। उसमें अगर संख्या आगे हो गई, जिन लोग मिल गया तो ऑलरेडी बाहर हो जा रहे हैं। हम उसकी बात कहां कह रहे हैं कि उनको आप लाभ देने के लिए भैया, अब उनको लाभ लेने की जरूरत है, वो दुनिया को लाभ दे दे। दूसरी बात, अब लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हम आदरणीय हमारे बड़े भाई आलोक जी बहुत विद्वान साथी ये कह रहे थे इसलिए कि मनुस्मृति से हमको हटा दिया गया, उसमें से हमको करने नहीं दिया गया। मनुस्मृति कहता है, अध्याय 8 में कहता है, अध्याय 8 के 281वां श्लोक है, निम्न जन्म का व्यक्ति, अब संस्कृत में नहीं जाऊंगा, सुन लीजिए, निम्न जन्म का व्यक्ति। मनुस्मृति में भी बड़ा डाउट है, अरे आप झोल है ये, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी आप जिस मनुस्मृति को तो यही कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक है, ये अंग्रेजों के द्वारा संस्कृत वाली मनुस्मृति आपके पास है। फिर जो अंग्रेजों के समय के पहले की बनी मनुस्मृति वो क्या आपके पास है? मैं अंग्रेजों की मेरे मनुस्मृति को नहीं मानूंगा। अरे भाई हमारी बात सुनिए, मेरे आलोक भाई आने दीजिए, बात आने दीजिए, आलोक भाई बात आने दीजिए, चर्चा तो हो, बात आने दीजिए। आलोक जी पहले जो मैं कह रहा हूं अभी सुन लीजिए, और मेरे पास 8 मनुस्मृति 9वीं जो बताइए कि जो ऑथेंटिक वो भी मंगा पढ़ लेंगे, जान लेंगे। क्या वाल्मीकि रामायण में लास्ट में जो है शंभुक वध और वो सीता निर्वसन है कि नहीं है? कैसी बात आप करते हैं? आपने कभी बैठक कर कहा कि नहीं हमारा पार्ट नहीं है? ये टीवी डिबेट में कह देने से चलेगा? आप लाइए एक अधिकृत पुस्तक जारी करिए। तो मैं कह रहा था अध्याय 8 के 281 में, उसका मैं हिंदी में तर्जुमा बता रहा हूं, चूंकि संस्कृत में, निम्न जन्म का व्यक्ति यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ उसी आसन पर बैठना चाहे तो उसे दंडित, निर्वासित करने अथवा उसके नितंब काटने का विधान है। अब ये बताइए, इसको लागू कर दे 21वीं सदी में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप क्रम बुद्धिमान मानते हैं? आप जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, यही लागू करने की बात करते थे? या ये कहते हैं कि निम्न अतत व्यक्ति किसी श्रेष्ठ के शरीर से टच हो जाए, चोट पहुंचे तो उसी अंग को काट डालिए? या यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डाल डाले? इस मनुस्मृति को लागू करने की बात आज 21वीं सदी में कह रहे हैं। अगर यह विचारधारा है तो आप ओबीसी की, पिछड़ों की, एससी की, सामाजिक न्याय की बात सुनते ही आपके कान में जो है वो तेल खोलने ही लगेगा, आपके गुस्सा 7वें आसमान पहुंच ही जाएगा, क्योंकि आप उनको इंसान मानते ही नहीं है, उनको त्याज्य मानते हैं, उनको बराबरी की नहीं मानते, उनको अपने बगल चारपाई बैठाना नहीं चाहते, उनको अपने बर्तन में पानी नहीं पीने देना चाहते, वो सामने पड़ जाए तो रास्ता काटना चाहते। इस मानसिकता से बाहर आना होगा, और यही मानसिकता है जो पिछड़ों का, दलितों का, उनकी असली संख्या जानने का, उनका हक मिलने का विरोध लगातार करती रही है। वो वही मानसिकता है जो मंदिर में जाने पर गंगा जल से पवित्र कराने का प्रयास करती है। वो वही मानसिकता है जो मुख्यमंत्री का आवास को गंगा जल से धुलवाने की बात करती है। वो वही मानसिकता है जो दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच से भाषण देने के बाद वहां गंगा जल से पवित्र कराने की बात करती है। यह अगर 21वीं सदी में मानसिकता है तो पीछे जो ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक, आपने वो बातें उठा ली जिनको अब कोई अनुसरण तो छोड़ो, सोचता भी नहीं।
धर्मेंद्र भाई आप इस पर अनुसरण ये करते मैं हो? तो ताजी घटना नहीं बता रहा हूं, सुनील धर्मेंद्र जी। भाई आप अनुसरण ये करते तो हो इन मैं चीजों का? ताजी बता रहा हूं। अभी भारत ये में 2000 अभी भारत बता रहा हूं। में इस तरह की अभी स्थिति देखी है आपने? अभी अरे भारत भाई, में ऐसी खड़गे स्थिति साहब है, के साथ कब हुआ? किसी कोने में है, अखिलेश यादव जी के उत्तर साथ प्रदेश कब में हुआ? है, देश में कहीं है ऐसा? सुनील जी, हाँ। सुनील जी, आप आदरणीय अखिलेश यादव सपत्नी इसी कन्नौज में मनुस्मृति दर्शन करने एक सेकंड भैया, मंदिर इसी बुलवाया मनुस्मृति गया, में वो कब घटना हुई? धर्मेंद्र भाई इसी मनुस्मृति में की पहले घटना है धर्मेंद्र भाई 17वीं इसी शताब्दी की घटना एक है। सेकंड रुक जाओ दादा, इसी मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है ना, और इसका सब लोग अनुसरण भी करते हैं। वो बोलते हैं कि यत्र नारीस्त्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी तो लाइन है इसी में मनुस्मृति में। तब तो सब कहते हैं हम नारी के लिए लड़ रहे हैं। आज ही आपने आधी आबादी की बात कही है, आप इसका तो अनुसरण कर लेते हो, लेकिन उन बातों को लेके आप ये कहते हो कि ऐसी मानसिकता है, ऐसे विचार हैं। कहां है भाई, हमें दिखाओ ना। हम ढूंढ रहे हैं, कैमरामैन भेजे हमने, अपने रिपोर्टर लगाए कि देश में देखो यार, कौन किससे अगर टच कर गया, किसी ने हाथ मिला लिया तो किसी ने सवर्ण ने उसका हाथ काट दिया हो, दलित का। हम ढूंढ रहे हैं कैमरा लेके देश में, हमें तो मिल नहीं रहा कोई। एक आध दिखाओ ना हमको। हमें नहीं मिल रहा भाई साहब ढूंढे से। आप लोगों को पता नहीं कहां मिल जाता है। ये सूडान और वो इराक समझ रखा है क्या, या पाकिस्तान बांग्लादेश है भारत? आलोक भाई क्या समझ रखा है? वो आए थे वो लेके इस्लामिक कंट्री में, वो बड़े बड़े उन्होंने मंडी लगा दी थी महिलाओं की, हैं वो लोग। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। और बताया जा रहा है कि यहाँ के भाई किसी से हाथ छू गया तो फिर हाथ काट दिया जाएगा, स्तन काट दिए जाएंगे। स्त्री के क्या मजाक घोड़ा कर रखा है देश में। हम चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। आज देश में एआई को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हम कैसे विकसित हों, बाकी देशों से कैसे मुकाबला करें। हमारे यहां बताया जा रहा है मनुस्मृति में ये है वो है। कौन कह रहा है, कौन अनुसरण कर रहा है इन चीजों का? इसको कोई बताने को तैयार नहीं। सामाजिक समरसता की बात हो रही है आलोक भाई। सामाजिक समरसता में बोले ओबीसी वाले आएंगे, ये नहीं आएंगे। बोले मुसलमान, बोले वो भी नहीं। ना ना, उनकी जाति थोड़ी नहीं होती है, वो तो अल्लाह के बंदे हैं सब। और वहां पता है बताया रहा, शेख सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने देता बस बंदा को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाओं का लाभ लेना होगा तो सब ठीक है। यहां मनुस्मृति तो पढ़ दी जाएगी, वहां कुरान नहीं पढ़ी जाएगी, है बाइबल में नहीं देखा जाएगा जो खेती बताता है, है महिलाओं को। यस उसको नहीं बताया जाएगा। यही सुनील भाई कह रहे हैं। बिल्कुल सुनील भाई, मैं यही कहता हूं कि मनुस्मृति, पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों ने ये प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के डाला, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था की बात करती है। तो जो ये डाला गया है, एक ही किताब में दो चीजें कैसे आ सकती, इतनी उल्टी। उसमें कुरान में कहा गया कि जो मूर्ति पूजक है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इस हिसाब से तो भारत में जो 80% हिंदू है, माफ कीजिए 80 नहीं, 79.879%, तो हम जो 79.7 हिंदू हैं उनकी तो हत्या हो जानी चाहिए कुरान के अनुसार, गर्दन काट देनी चाहिए ना। कुरान तो यही कहता है। तो क्या ये कहेंगे कि कुरान ये कहता है कि इस देश के हिंदुओं की हत्या कर दी जाए, गर्दन काट दी जाए, मूर्ति पूजकों की गर्दन काट दी जाए? ये तो कुरान कहता है। जो लोग आज ओबीसी में आलोक भाई मलाई भी चाप रहे हैं ना, हम फिर कह रहे हैं ओबीसी में बैठ के जो मलाई चाप रहे हैं वो कुछ दशक पहले सब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल के लोग थे। वो गर्व से लिखते थे राजपूत, हम राजपूत हैं जी। वो टक्कर लेते थे किससे? राजस्थान के राजपूतों से, जिन रानियों ने जौहर किया, वो टक्कर उनसे लेते थे। बिल्कुल। और जब आरक्षण की बात आई, बोले तो सबसे उसमें डालो, हमें SC ST में डाल दो भाई। पिछड़े हैं, हमसे ज्यादा पिछड़ा कौन है? उनकी तो सब कराओ, जनगणना कराओ, जाति की ये सब सारी चीजें कराओ। हमारा तो एक ही सवाल है आलोक भैया, सब आते हैं सामाजिक समरसता में, आलोक पांडे भी आते हैं, सुनील सिंह पौरस भी आते हैं, सब आते हैं, क्यों नहीं करा ली जाए सबकी? मुसलमान भी आते हैं, अयूब खान से लेकर और मोहम्मद शेख तक, सबकी कराओ ना।
ये बार बार का लफड़ा क्यों रखना? एक बार कोई चीज हो जाए फिर उसके बाद इस पर लफड़ा खत्म हो, नहीं छोड़ देना है कुछ, ताकि इस पर राजनीतिक रोटी सिकती रहे, चलती रहे अपना मामला। आलोक भाई। जी सुनील भैया, देखो ऐसा है, सबसे अच्छा ये है ना कि हमें मेहनत न करनी पड़े और सत्ता मिल जाए, इसका रास्ता है। ये जो तथाकथित सारी चीजें चल रही है, भारत में पीछे होने की लड़ाई चल रही है कि पीछे कौन है साहब, कौन पीछे है, और बोले हम पीछे नहीं हो रहे तो बोले धक्का मार कुछ लोगों को आगे कर दो तो हम अपने आप पीछे हो जाएंगे। ये लड़ाई कर दी है इस देश के नेताओं ने, इस देश की राजनीति में। कोई आगे आना ही नहीं चाहता, सब पीछे जाना चाहते हैं, सब शोषित बने रहना चाहते हैं, सब पैसे वाले होके भी गरीब रहना चाहते हैं, सबको 100% आरक्षण मिल जाए। बी.आर. अम्बेडकर ने कब ओबीसी को आरक्षण दिया था संविधान में? बी.आर. अम्बेडकर की बात करती है समाजवादी पार्टी, ओबीसी के लिए कहा आरक्षण था? आरक्षण था एससी एसटी के लिए, वो भी 10 साल के लिए। ओबीसी को तो आरक्षण ही नहीं था। जबरदस्ती बी.आर. अम्बेडकर के संविधान का एक तरह से मैं अगर कहूं कि बलात्कार करके बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को जबरियन अमेंड करके, जबरदस्ती करके आरक्षण डाला गया। बी.आर. अम्बेडकर ने तो ओबीसी को आरक्षण दिया नहीं था, तो बी.आर. अम्बेडकर की कसम काहे खाते हो? बी.आर. अम्बेडकर ने तो कहा था कि भारत का बंटवारा ना हो, बंटवारा हो तो एक भी मुसलमान इस देश में न रहे, एक भी हिंदू पाकिस्तान में न रहे। बी.आर. अम्बेडकर की वो बात मानी क्या? नहीं मानी आप। तो बी.आर. अम्बेडकर की बात भी आप सिलेक्टिव होके मानते हैं, आप संविधान को भी सिलेक्टिव होके मानते हैं। इस देश में मुसलमान संविधान पूरा कुरान नहीं मानता, वो सिविल में कुरान मानता है, सरिया, और क्रिमिनल में आईपीसी मानता है। इतना ज्यादा दोहरा बेहतरीन रवैया किसी देश के एक सेकंड मेजोरिटी को जीने का मौका है किसी देश में? ये दुनिया में जो सबसे ज्यादा मौत मार रही कौन? एक तो ये आलोक भाई कि हम ये चाहते हैं, कौन हो आप, खुदा हो, कौन हो, कि हम ये चाहते हैं ये होना चाहिए और ये नहीं हम मानेंगे। कौन हो भाई? ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड, कुछ नहीं हो, 3 में ना 13 में। बिल्कुल सही। ये सारी बातें। और दूसरा, क्या फैला रहे हो देश में आज? मैं फिर कहूंगा, आजादी से के 80 वर्ष बाद भी आप ये फैला रहे हो कि ठाकुर ने कुएं से पानी नहीं पीने दिया, पंडित जी ने दर्शन नहीं करने दिए, डंडा मार के भगा दिया, हाथ काट दिए, किसी ने सीढ़ियां छू ली, तो ये फैला रहे हो आप। अरे भाई, मुगलों ने अत्याचार किए सैकड़ों वर्षों तक, 500 सालों तक, 200-250 साल वो गोरी चमड़ी वाले आके अत्याचार कर गए, जिवे कर गए कितने लोगों को। उनसे सबसे आगे कौन था? और फिर बताया जा रहा है कि ठाकुर कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे थे और पंडित जी दर्शन नहीं करने दे रहे थे। हजारों वर्ष का इतिहास, काला अध्याय तो उन राक्षसों का रहा है। ये ठाकुर जी और पंडित जी का क्या मसला है? जब कोई बात आती है उठा के फट से लपेट दो, बोले जी ये सबसे सरल मामला है, इसको अलग करो। आलोक भाई। सुनील भैया, मोहम्मद गौरी ने 1017 एडी के पास महमूद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में 1190-91 में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली जीत लिया। 12वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक तो भाई ना तो मनुस्मृति से देश चल रहा था, 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में 800 साल तक मनुस्मृति देश नहीं चला, ब्राह्मणी व्यवस्था से देश नहीं चला। या तो तुर्क की व्यवस्था चला, या मुगल की व्यवस्था से चला, या अंग्रेजों की व्यवस्था से चला। 800 साल तक तो ब्राह्मण क्षत्रिय शासन में नहीं था। उसके पहले जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उसमें भी वो शासन में नहीं थे। ब्राह्मण क्षत्रियों में भी कितने क्षत्रिय जो आज ओबीसी वो क्षत्रिय थे उस समय। इस समय जो भारत का सबसे महान शासक, ताकतवर शासक माना जाता है अशोक, वो उसके बाबा पिछड़ी जात से थे। तो आप बताइए, पिछड़ी जात का शासक अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अच्छा उसके पहले भी मगध एम्पायर, बिंबिसार, उसके पहले आइए जो अजातशत्रु का परिवार, कौन कितने लोग शासक शक्तिशाली थे। मगध एम्पायर में भी आप घनानंद का देखिए, जात के 9 माने जाते हैं। आप बीसी में जाएंगे तो भी घनानंद के समय में 9 जाति के, 9 जाति के थे पटना मगध में। फिर मौर्य आ गए, ओबीसी जाति के आ गए। आलोक भाई, ये लोग ये क्यों नहीं पढ़ते या ये क्यों नहीं इस बात को समझने की कोशिश करते कि बाबा साहब को जो आप पूजते हो, बाबा साहब का अनुसरण करते हो, उनकी दीक्षा, शिक्षा और बाकी चीज़ों को बढ़ाने और वो सब कराने वाले कौन लोग थे?
ये ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं लगता है आलोक भाई, ये ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, ये ऐसे ही नहीं। अगर ये कहेंगे जी, आप अगर कहेंगे तो आप जातिवादी हैं, आप जातिवादी हैं सुनील भाई। आप ये कह ही नहीं सकते कि अम्बेडकर टाइटल एक ब्राह्मण का है। आप ये नहीं कह सकते कि अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि अम्बेडकर की 3 बहनें ब्राह्मणों में शादी की थी। आप ये कहेंगे तो आप जातिवादी हैं, आप शोषणकारी हैं, आप सामाजिक समरसता को खत्म करने वाले हैं। आप किसी बात पर सुनील भाई आप ये कह ही नहीं सकते। आप ये कहिए कि आलोक पांडे, सुनील सिंह और उसके पुरखों ने शोषण किया है, इसलिए आलोक पांडे के गले में जूता बांधा जाएगा। ये है सामाजिक न्याय। हमारे पुरखों ने किया कि नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन हमारे ऊपर वो मटकी बांधी जरूर जाएगी, जो मटकी कभी ऐतिहासिक ग्रंथ में मिली नहीं बांधने वाली। हमारे पुरखों का इतिहास दिया जाता है ऐतिहासिक रूप से वो है नहीं। जब शूद्र शासक थे इस देश में, ताकतवर शासक शूद्र और ओबीसी जागते थे। भगवान कृष्ण आज की डेट में होते तो ओबीसी होते। हमने ओबीसी को भगवान माना। भगवान कृष्ण को उस तरह से दंडवत कहते हैं जैसे किया जाता है। नहीं, जो लोग ये कहते भी है ना लोग भाई, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ओबीसी थे और वो ये थे, वो थे, फलाने थे, ढिमके थे, यादव थे, मैं तो प्रणाम करता हूं उनको और नतमस्तक दंडवत होता हूं ठाकुर जी के चरणों में जाके, बिहारी जी के। वो मेरे आराध्य हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन का संपूर्ण हिस्सा उसी आराध्य के चरणों में बीते। ये कौन लोग हैं? उनको भी जाति में बांट दिया है, भगवान कृष्ण को भी। सुनील जी, जब हमारे जो और भी देवता है जो ब्राह्मण वर्ग से आते थे, उनको कहा जाता परशुराम जी को, ये तो ब्राह्मण था, वो भी विष्णु के अवतार है, लेकिन कहा क्या जाता है? क्या कहा जाता है भगवान परशुराम? हमने तो आलोक भाई, हमने अपने बड़े बूढ़ों पुरखों से तो ये सुना कि हमारी जो जमीनें भी थी ना, जिन पे उस समय फसल नहीं उगती थी, संसाधन नहीं थे, रेंट चलती थी, वो भी कैसे कैसे क्या होता था, बैलों से कुछ थोड़ी बहुत जमीन उपजाऊ की जाती थी, पानी का उतना ज़्यादा स्रोत नहीं था। तब हमने ये सुना कि जो लोग दलित थे, ओबीसी वर्ग जो है वो, उसको तो वो उस कैटेगरी में गिनते भी नहीं थे, मुसलमानों को भी नहीं गिनते थे, वो दलितों की बात जरूर करते थे। दलित और बाकी उससे भी पिछड़े वाले लोग, उनको उनकी डेरा बस्ती डालने के लिए, उनकी झोपड़पट्टी डालने के लिए अपनी ज़मीनें दे दी कि आप लोग रहिए, यहाँ आपके लिए जगह है। और वो लोग बस गए, उस गांव में समानता पूरे में आई। वो लोग 1 किलोमीटर जाके ज़मीन पर उन्होंने अपने झोपड़पट्टी डाली और वो गांव में सम्मिलित हो गए। आज सब साथ में रह रहे हैं वो लोग। कोई नहीं पूछता है कि उनके मोहल्ले में पानी नहीं पीना या नहीं पीना। भाई आपका प्रोग्राम क्योंकि बहुत बड़ा है, एक एग्जांपल मैं अपने घर का देता हूँ। मेरा गांव है कानपुर में पुरनी गांव, उसी के बगल में एक निहाल खेरा है। खटी जात का पूरा एक परिवार रहता है, उसमें करीब 50 से 100 लोग। निहाल खेरे में आज के 40-50 साल पहले जब भोजन नहीं होता था, मेरे बाबा से उधार भोजन लेके जाते थे, पूरा खटी, पूरा गांव। नहीं सोचा उन्होंने, और इसमें 100% सच है। हालांकि वो फसल होने के बाद वापस भी जाते थे, बहुत लोग नहीं भी दे पाते थे, लेकिन जब वो समय आता था कि साल भर का भोजन नहीं होता था, आखिरी के 2-3 महीने मेरे घर से भोजन गया है पूरे खटिकों के लिए, पूरे गांव के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि ठाकुर ब्राह्मण, अब बताया जा रहा है ठाकुर ब्राह्मण कुएं से पानी और मंदिर में सीढ़ी नहीं चढ़ने देते थे, ये बताया जा रहा है। और बोले आरक्षण, आजकल तो आरक्षण इधर आना चाहिए। बोले अगर पानी पी के नहीं रहे थे सुनील भाई, तो जिंदा कैसे रहे 3000 साल तक? ये इतने राजा जो शासन कर गए, लोधी से लेकर, सोहेलदेव से लेकर, मौर्य वंश से लेकर और बाकी सब लोग, चाणक्य को भी लोग कहते हैं कि ठीक है चाणक्य, ये सारी चीज़ें थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि उनको सबसे बड़ा ब्राह्मण माना, वो भी मौर्य वंश का मसला था, उन्होंने वो सारी चीज़ें की। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो भी गडरिया थे। ये वाली बिल्कुल गलत है। हाँ। ये ऑथेंटिक बात है ही नहीं, गलत है। नहीं, उनको बता दिया, उनको बता दिया कि वो भी गडरिया थे। आप ये कह दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था, तो फिर ठीक है, बात ही खत्म हो गई। ये इस तरह भ्रम क्यों फैलाए जा रहे हैं? क्या है इसका लाभ, क्या है आलोक भाई, जल्दी से बताएं, क्या राजनीतिक लाभ है? सुनील भाई एक ही लाभ है, सुनील भाई एक ही लाभ है कि इससे लोगों की राजनीतिक भावनाओं को भड़काओ और वोट लो। उसके साथ कोई दूसरा और कारण नहीं है।
केवल और केवल वोट बैंक है जिसमें नफरत की राजनीति करके ज्यादा आसानी से वोट अपनी तरफ लिया जा सकता है। इसके सिवा कोई ऐसा कारण नहीं है। और वामपंथियों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया षड्यंत्र है उसको धीरे धीरे भारतीय समाज विरोध कर रहा है। आने वाले समय में ये चीजें हमको जरूर, अभी अंतिम उबाल है, इसके बाद कांग्रेस ने, आलोक भाई, कांग्रेस ने जो सिक्का उछाला है, क्या सरकार इसे कबूल करेगी? क्योंकि जाति की जनगणना शुरू हो चुकी है। सुनील भाई, कतई नहीं और करना भी नहीं चाहिए जी। कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा चुकी है। ऐसी पार्टी पर मुझे भरोसा नहीं है, वो समाज का विखंडन कराने की तरफ और लेके जा रही है। मैं ऐसी पार्टी पर कतई भरोसा नहीं करता, भारत सरकार को भी नहीं करना चाहिए। मैं एक दो लाइन बोलूंगा और फिर शो को समाप्त करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सामाजिक समरसता में मेरे भाई, सामाजिक समरसता में समाज का हर वर्ग आता है, हर हिस्सा आता है। वहाँ व्यक्तियों से मत तोलो समाज को, अलग अलग मत करो, फिर ये समाज समाज नहीं रहेगा। ये आप विखंडन कर रहे हो। जैसे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया, आप इस समाज को जाति के आधार पर मत बांटो। आप क्यों बांट रहे हो? समाज में सामाजिक समरसता तो फिर सबके लिए चीज़ें करिए ना। लिखत पढ़त में, कंप्यूटर में सबकी चीज़ें दर्ज होनी चाहिए। फिर बाकी क्यों लोग छूटे? आलोक पांडे क्यों छूटे? मुसलमान क्यों छूटे? उनकी भी जाति की जनगणना करा लो ना, क्या समस्या है? उसमें दिक्कत क्या है? उसमें एक बात और कहूंगा, रिपीटेड है सुनील जी, डेमोक्रेसी का मतलब है हर व्यक्ति का शासन में भागीदार। प्रेजुडिस होना ही नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। डेमोक्रेसी में जातीय समूह में बांट करके आप उसे ऑटोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं, अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं। हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। जिसके भागीदारी नहीं हुई है उसकी व्यवस्था सरकार करे, बगैर किसी वेपनाइज किए हुए, बगैर उसको हथियार बनाए। जी, भारत की जब बात आती है तो संपूर्ण भारत तब बनता है जब ये कहा जाता है कि 150 करोड़ जनता, तब संपूर्ण भारत होता है। ये नहीं कहा जाता कि इतने मुसलमान, इतने ये, इतने हिंदू, इतने बौद्ध, सिख और ये सारी चीज़ें। और इस बात का तो जोखिम विपक्ष बिल्कुल भी न ले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा चलाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। मैं फिर कहूँगा, यादव जी का मामला पीछे रह जाएगा। फिर मगर मुसलमानों को उसमें नहीं रखोगे कैटेगरी में, तो मुसलमानों की संख्या 22 से 23% है। आपको देना पड़ेगा जबरिया, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर एलओपी राहुल गांधी भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो पारसी हैं। वो पारसी हैं और पारसियों की संख्या 0.005% से लेकर 0.006% है। तो कहां, कौन सी हिस्सेदारी में भाई? आप कौन सी हिस्सेदारी में हो? फिर आप एलओपी भी नहीं रह पाओगे। अब देखना होगा विपक्ष आगे और क्या इस पर नई लकीर खींचता है, क्या नई राय लेता है। बहुत शुक्रिया आलोक भाई जुड़े, धर्मेंद्र भाई आप भी जुड़े, प्रदीप जी आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।